गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th की एक पोयम जीवन परिचय गद्यांश पद्यांश यानी कि व्याख्या और अभ्यास के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं बेटा। आज हम परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को किन परंपराओं से हटकर जीवन जीने की शिक्षा दी है? कि माँ ने अपनी बेटी को शिक्षा दी थी कि वह केवल अपनी शारीरिक सुंदरता पर, अपने कपड़ों पर, गहनों पर आदि पर ध्यान नहीं दी, क्योंकि समाज में आए हुए हर प्रकार के जो परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों पर वह ज़्यादा ध्यान दी, क्योंकि नहीं तो समाज के जो लोग होते हैं उसका हर तरह से शोषण करते रहेंगे। तो उसे अपने इन सुंदर कपड़ों से, गहनों से अपनी सुंदरता पर आकर्षित मत नहीं होना चाहिए। उसे हर तरह से जागरूक होना चाहिए। उसके हृदय का साहस और अधिकारों के प्रति जागरूकता ही उसके नए जीवन की दिशा प्रदान कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ें तो केवल व्यक्ति को क्या करती हैं, वस्त्र आभूषण तो धोखे में रखती हैं। इसलिए वह कहते हैं कि इन चीज़ों को छोड़कर केवल अपनी शारीरिकता को छोड़कर के मानसिकता में परिवर्तन, समाज में आए हुए परिवर्तन को उसने ध्यान से समझना चाहिए। माँ के मन में यह विचार क्यों आया कि पुत्री ही उसकी अंतिम पूंजी है? कि विवाह के बाद जब वह कन्यादान का निर्वाह कर रही थी तो माँ को लगा कि उसकी बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी है, क्योंकि अब शादी के बाद उसकी बेटी अब उससे दूर हो जाएगी। और माँ बेटी की जो सुंदर संबंध थी, जो आपस में वे बातें करती थी, अपने दुख दर्द, सुख दुख दर्द आदि के बारे में बताती थी, तो उसकी माँ कहती कि मेरी बेटी के जाने के बाद मैं अपने जीवन के दुखों का निवारण किससे करूँगी, क्योंकि मैं अपने सुख दुख दर्द किससे बताऊँगी। माँ अपना रिश्ते को एक पूंजी के समान लगता है और वह कहती है कि मेरी बेटी का कन्यादान करते समय, उसकी विदाई करते समय वह मेरे से बहुत दूर हो जाएगा। कि माँ के दुखों को, सुखों को बांटने वाली बेटी ही माँ का पहला अंतिम अधिक न रहेगा, और इसलिए वह माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी कहा था। धुंधले प्रकाश से कवि का क्या तात्पर्य है? विवाह के समय बालिका को ऐसा प्रतीत होना कि विवाह के पश्चात वह सोचती है कि मेरी बेटी का जो जीवन होता है वह हर प्रकार के सुखों से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि विवाह के सुख की तो उसे कुछ स्पष्ट जानकारी थी और विवाह के साथ जुड़ी जिम्मेदारियों के विषय में उसकी बेटी कुछ नहीं जानती थी। विवाह करने के बाद उसे जो सुख प्रदान होता है वह उसका आभास तो कर लेती थी, लेकिन विवाह के साथ जुड़ी हुई समाज की जो जिम्मेदारियां, उन जिम्मेदारियों को भी उसके किस तरह से निभाना होता है उसका उसे पता नहीं था। किसके दुख को प्रामाणिक कहा गया है? माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि माँ कहती है कि मैंने अपने जीवन के अंदर जिन दुखों को भोगा था वो दुख मैं अपनी बेटी को नहीं भोगने देना चाहती, क्योंकि मेरे सुख दुख बांटने वाली अब क्या हो जाएगी, चली जाएगी। उनका दुख प्रमाणिक था, इसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक सुख का आभास होता है। माँ सदा ही अपनी बेटी के विवाह के पश्चात स्वयं को, अपने आप को अकेला सा महसूस करने लगती है। माँ ने बेटी को स्वयं पर मोहित न होने की सीख क्यों दी है? विवाह के पश्चात सामान्य लड़कियां सार से श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, सजने संवरने पर सारा समय लगा देती हैं। तो माँ ने अपनी बेटी को सीख दी कि वह ससुराल में जाकर हर प्रकार के कर्तव्यों का निवारण करे, सभी का आदर सम्मान करे, घर का कार्य करे, उसकी स्वतंत्रता को बढ़ाए। कहीं ऐसा नहीं करे कि वे हमेशा आज संभालने में ही अपना पूरा समय लगा दे, किसी प्रकार का कोई भी ध्यान न दे। तो एक ससुराल के पक्ष में यदि उसको अपना सम्मान पाना है तो उसके लिए उसको उस सम्मान को पाने के लिए उसको हर प्रकार के कार्य करने होंगे। वस्त्र और आभूषण नारी जीवन का बंधन क्यों कहा गया है? कि लड़की कमाई परिपक्व महिला है कि वस्त्र और आभूषण तो स्त्री जीवन को धोखे में बांध कर रखते हैं। स्त्री को आभूषण व गहनों से बहुत प्यार होता है और वह उन्हीं आभूषण गहनों को पहनने के लिए चकाचौंध हो जाती है, और लोग उसका क्या करते हैं, मानसिक शोषण करते रहते हैं। वह अपनी सुंदरता पर मोहित हो जाती है।
लेकिन धोखे में किस लिखते कि मैं सुंदर। व्यक्ति की जो सुंदरता होती है वह कभी भी उसके वस्त्र और आभूषणों से नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की सुंदरता ही हमेशा किससे होती है, उसके गहने से होती है। उसके गहनों से हमेशा उसकी सुंदरता बढ़ती है। तो इसलिए स्त्री को वस्त्र और आभूषण तो एक नारी जीवन को धोखे में बांध कर रखते हैं, इसलिए उसको वस्त्र आभूषण उसे धोखे में बांध कर रखते हैं, इसलिए उसे इन गहनों से आभूषणों से प्यार प्रेम नहीं होना चाहिए। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों आवश्यक समझा था? माँ ने शिक्षा देकर अपनी बेटी को सचेत करना इसलिए आवश्यक समझा था क्योंकि उसकी बेटी भोली भाली और सरल स्वभाव की थी। उसे संसार के अंदर आने वाले सुखों का आभास तो हो जाता था, लेकिन दुखों को वह अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाते थे। कुछ ऐसी ही थी दहेज या अन्य किसी भी छोटी सी बात पर लड़की का जो कन्यादान होता है वह मानसिकता और शारीरिक को सचेत करना ही आवश्यक समझा जाता है। क्या माँ के द्वारा दी गई सीख पारंपरिक है? कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को जो सीख दी है वह कुछ परंपराओं से अलग भी है और बेटी को अपनी कर्तव्यता निष्ठापूर्वक निर्वाह करने की सलाह भी वह देता है। परंतु आज ही अपनी बेटी के लिए वह प्रति सचेत रहने के लिए दें कि हटकर आज के संदर्भ में समाज की वास्तविकता के बारे में बताना चाहता है। अपनी बेटी को सीख देते कि माँ अपनी बेटी के सुख जीवन के साथ साथ उनकी सुरक्षा के साथ साथ वह अपनी माँ का भी ख्याल रखे। तो हर प्रकार की पारंपरिक सीख वह अपनी माँ उसकी माँ अपनी बेटी को कन्यादान के समय दे रही हैं, क्योंकि वह कहते कि मैंने आने के बाद जिन दुखों को भोगा था वह दुख मैं अपनी बेटी को नहीं भोगने देना चाहती। कन्यादान कविता में निहित उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। यह कविता आधुनिक समाज की आईना है। एक और माँ बेटी का आपस में घनिष्ठ संबंध भी बताया गया है। समाज की वर्तमान स्थिति हमें यहाँ पर जागृत की गई है। नारी जागृति के बारे में प्रतीत होता है संबंध होता है कि कन्यादान कविता में बताना कि किस प्रकार से समाज के जो लोग होते हैं कभी बार दहेज पर लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, दहेज के बारे में उसे प्रताड़ित करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो जन की आँख और जो पानी होता है वही मनुष्य को जीवन दान देने वाले होते हैं। और जब दहेज के लिए जैसी समस्या जागृत हो जाती है ससुराल के अंदर और लोग उसे दहेज मांगने के लिए कभी बार वो जल और आग भी व्यक्ति का क्या कर लेती हैं, वही उसकी जान भी ले लेती हैं। अब फिर वह कहती है कि अपनी वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन को हमेशा धोखे में बांध कर रखते हैं। उसे इनकी सुंदरता पर, शारीरिकता पर, अपनी मानसिकता पर नहीं रखना चाहिए। उस व्यक्ति की जो सुंदरता होती है वह उसकी केवल वाणी, संकेत आदि के माध्यम से ही बढ़ती है। यानी कि इसमें जो मेन पॉइंट होते हैं वो कन्यादान कविता के उपदेश के अंदर वो सारी चीज़ें हमने लिखनी है। अब हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। कन्यादान कविता में कवि ने कथन को किस शब्द शक्ति के प्रयोग से गहनता गंभीरता प्रदान की है? कौन सी शब्द शक्ति थी? वो लाक्षणिकता थी। कन्यादान कविता में कौन सा काव्य गुण विद्यमान माना गया है? काव्य गुण कौन सा था? प्रसाद उसमें काव्य गुण था। कन्यादान कविता में कौन सा काव्य रस का प्रयोग भी किया गया है? शांत रस का प्रयोग किया गया है। कन्यादान कौन सी रचना है? कन्यादान क्या है? कविता है, ना कोई कहानी है, ना कोई संस्मरण है, ना कोई निबंध है। क्या है? ये एक कविता मानी जाती है ऋतुराज जी की। कन्यादान कविता में शाब्दिक भ्रमों की स्त्री जीवन का बंधन किसे कहा गया? कि वस्त्र और जो आभूषण होते हैं ये स्त्री जीवन को ही धोखे में बांध कर रखते हैं। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो में कौन सा अलंकार कहा गया है? वही उसकी अंतिम पूंजी हो में उत्प्रेक्षा। जानो मानो जैसे वैसे ये हमारे उत्प्रेक्षा में आते हैं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। इसमें कौन सा अलंकार माना जाता है? उपमा। तुलना कर रखी है स्त्री की और आभूषणों से, गहनों से। माँ पुत्री को किस की तरह रहने को कहती है?
माँ पुत्री को किस तरह रहने को कहती है? हमेशा इस संसार के समाज के लोगों से सजे हुए सजीते रही। आग किस लिए होती है? रोटियां पकाने के लिए होती हैं। धुंधले प्रकाश की पाठिका किसे कहा गया है? बेटी को कहा गया है। माँ ने किसे देखकर रीझने के लिए कहा है? अपने चेहरे को देखकर कभी भी मत रीझना। माँ को अपनी बेटी कैसी पूंजी लगती है? अंतिम पूंजी लगती है। कन्यादान कविता में छंद कौन सा है? तुकांत। कन्यादान कविता में लड़की को किसकी पाठिका कहा गया है? धुंधले प्रकाश की। तुक और कुछ लयबद्ध पंक्ति यानी कि सभी की कहा गया है। कन्यादान कविता में माँ को अपनी बेटी कैसी पूंजी लगती है? अंतिम। कन्यादान कविता में लड़की को किसकी पाठिका के समान कहा गया है? धुंधले प्रकाश की पाठिका के समान उसे कहा गया है। चेहरे पर मत रीझना में क्या निहित है? नसीहत। आग रोटियां सेकने के लिए है। वाक्य का प्रत्येक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यथोचित उपयोग होता है। कन्यादान कविता में प्रामाणिक किसे कहा गया है? प्रामाणिक दुखों को कहा गया था। माँ ने अपनी बेटी के किस रूप में देखा था? पाठिका, एक धुंधले प्रकाश की पाठिका के रूप में देखा था। स्त्री के बंधन कौन कौन से कहे जाते हैं? वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन कहे जाते हैं। तो आज 10th क्लास में ये 8th पोएम कन्यादान, जिनके लेखक ऋतुराज जी हैं, ये हमारे गद्यांश, जीवन परिचय, व्याख्या, अभ्यास, परीक्षा उपयोगी, भूमिकल पे सभी क्वेश्चन आंसर यानी कि कंप्लीट लेसन होना चाहिए।